नमस्कार दोस्तों, बहुजन टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच शिलाई क्षेत्र से सुरेंद्र सिंह धर्मा सुरेंद्र सिंह धर्मा और भीम आर्मी के हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता, और जिनसे हम काफी देर से ये चाह रहे थे कि इनकी हमारे साथ हमारे चैनल पर आए और हमने इनसे बातचीत की। आज ये हमारे बीच हैं और मैं इनसे सारी बातचीत जानूंगा कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश में किस तरह से बहुजन की स्थिति है और कैसे डिवेल्प हो रही है। बहुजन के जो एक परिवर्तन है, देश में एक बहुजन मूवमेंट चला है और बहुजन का जो प्रेजेंटेशन है अभी संसद में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जितनी भी शिलाई की जो सिरमौर की जो समस्या है बहुजनों की, मैं इनसे सब कुछ बात करूंगा। सर, बहुजन टीवी पर आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सर, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, मैं आपकी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बाद में लूंगा कि जो ये बहुजन की स्थिति है आपने देखा है हिमाचल प्रदेश में, क्या लगता है आपको ये कोई इसमें थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, लोग संगठित हो रहे हैं? जी बिल्कुल। बहुजन की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बेहतर तो दिन प्रतिदिन हो रही है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है और राष्ट्रीय लेवल में जो बहुजन के संगठन है वो मजबूत हो रहे हैं, तो देखने को मिल रहा है कि इसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स जो है बहुत कम है। यहाँ पर आज भी जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा गहरा है कि बहुजन जातियों से ऊपर उठ करके एक छत्र छाया के नीचे आने में आज भी हिचकिचा रहे हैं, जो हमें देखने को मिल रहा है। जगह जगह हम जाते हैं तो बहुत सारे संगठन ऐसे जो दूसरे संगठन का जो है जाति आधार पर आज भी बहुजन जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। ये परिस्थिति हमारे को देखने को मिल रही है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो जागृति आज काफी आ चुकी है हिमाचल प्रदेश में। आज से अगर 10 साल पहले की स्थिति देखें तो हिमाचल प्रदेश में बहुजन के नाम पर बिल्कुल भी जागृति नहीं थी, परंतु आज स्थिति थोड़ी बेहतर होती जा रही है। सही बात है सर, आपने ये बोला कि बहुजन जो है ये पूरी छत के नीचे। मैंने एक कल सुबह का एक वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में ये था कि लगभग पूरे भारत में 29 लाख संगठन है बहुजनों के। जी। और इतना ज्यादा बिखराव है बहुजनों का कि उनको संगठित करना, आज जितने भी संगठन है सब चाह रहे हैं कि एक छत के नीचे आए, एक छतरी के नीचे आए, ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हो, सारे बॉक्सेस मिले, सारी विचारधाराएं मिले, सारी जातियां बहुजन की इकट्ठी मिले। आप इसको कैसे देखते हैं, कितना बड़ा बिखराव? पूरे हिमाचल में भी यही स्थिति है सर। जी बहुत सारे जगह जगह संगठन बने, उनको इकट्ठा करना, उनको साथ देना थोड़ा टफ हो रहा है सर, क्या? बिल्कुल ये टफ तो है। मेरे को बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि संगठित रहो, लेकिन बहुजन उन्हें संगठन बनाने शुरू किए। आपने ऑल ओवर इंडिया की बात की, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगभग 6500 ऐसे बहुजन संगठन है जो रजिस्टर्ड है, अंबेडकर सभा के नाम पर, अंबेडकर सुधार सभा के नाम पर। बिल्कुल सही। लेकिन जब कभी मूवमेंट की बात पड़ती है तो एक छतरी के नीचे आने में हिचकिचाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस हमारे को देखने को मिल रहा है उनको एकत्रित करने का। लेकिन कहीं ना कहीं जागृति हम कोशिश करेंगे कि कैडर के माध्यम से उनको जागृत करें और एक छतरी के नीचे आए, तो शायद बहुजन मूवमेंट हिमाचल में मजबूत हो सकता है। सही है सर। मेरे को छोटी सी आप इंट्रोडक्शन दो। आप प्रवक्ता है भीम आर्मी के जी। और शिलाई कौन सी क्षेत्र से आते हैं? जी, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। इससे पहले मैं जिला सिरमौर का महासचिव रहा हूँ और मैं शिलाई के कफोटा क्षेत्र से आता हूँ, विधानसभा क्षेत्र जो शिलाई है। और वहाँ की अगर सामाजिक स्थिति की बात करें तो बहुत ही ज्यादा विकट है। जातिवाद आज भी वहां पर चरम सीमा पर है और बहुजनों के साथ आज भी वहां पर भेदभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। शादियों में, विवाह में, जागरणों में, जो भी सामाजिक कार्यक्रम है वहां पर बहुजनों से जो है एक आज भी छुआछूत का भेदभाव किया जाता है। बिल्कुल सही है सर। दर्शकों, सुरेंद्र जी से अभी थोड़ी सी बातचीत आगे करेंगे। और पास बहुत सारी रिसर्च है, लोगों के बीच जाते हैं और बहुत सारे संगठनों से मिलते हैं। और अभी जो इनकी पार्टी का प्रेजेंटेशन जो है वो मैं रिप्रेजेंटेशन कह सकता हूँ कि लोकसभा में हो चुका है हमारे। अ, तो मैं इनसे ये सब कुछ जानूंगा। तो आफ्टर शॉर्ट ब्रेक मैं थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करूँगा। This program brought to you Asha Cloth House Matyana, 20% discount on ladies suits, विशेष छूट सिल्क और कॉटन सूट पर। कॉन्टैक्ट नंबर 7018696220, 7018696220। सुरेंद्र जी, मैं आपसे आपके पास एक आप यंग युवा हैं और आपने देखा होगा कि बहुजन के लोग जो हैं, बहुजन का जो एक बहुत सारे संगठन है और बहुजन के जो युवाओं के संगठन है,
कैसे देखते हैं आप सर? वो चीज़ें डिवॉल्व हो रही हैं कि जो बहुजन का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे युवा हैं, क्या वो समझते हैं इन चीज़ों को? आपको क्या लगता है जब आप लोगों के बीच जाते हैं? जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो हमें हिमाचल प्रदेश की अगर मैं खास करके बात करूँ तो युवाओं का उतना जो है भागीदारी इसमें नहीं देखने को नहीं देखी मिलती है। जाती, क्योंकि मैक्सिमम युवा जो है बहुजन कहने से खुद को कतराता है, कतर आता है। क्योंकि वो ये समझता है कि अगर मैंने खुद के नाम के आगे बहुजन हुँ, लगाया हुँ, हुँ। तो कहीं ना कहीं समाज में मुझे भी उस दृष्टि से देखा जाएगा जिस दृष्टि से हुँ, हमारे बुजुर्गों को देखा गया था आज तक। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंजेस रही है, और हिमाचल में मोमेंट एक्टिव ना होने का सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि हमारे को यूथ की जो है सपोर्ट नहीं मिल रही है। और हुँ, हमारा अब टारगेट भी यूथ की तरफ है कि हम यूथ को ज्यादा से ज्यादा कैडराइज करें, हुँ, उनको बहुजन मिशन को समझाएं, क्योंकि अगर युवा हमारा साथ देता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, हिमाचल प्रदेश में बहुजन क्रांति आएगी। बिल्कुल सही है सर बात आपकी। जो आपने कहा कि जो हमारा बहुजन का युवा है या बहुजन के जो लोग हैं, वो कहीं कतराते हैं चीज़ों को, बोलने में कतराते हैं और अपनी आइडेंटिफ़िकेशन जो आइडेंटिफ़ाई नहीं होना चाहते अपने आप को। जी। सर मैं एक चीज़ कहता हूँ जबकि ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, जी। हमारा ये देश था, हमारा देश है जी। और हमें इस देश ने बहुत कुछ दिया है और अभी भी फिर जब ये देश में हमारे जो बहुत बड़े-बड़े ये जो कह सकता हूँ मैं महापुरुष हुए जिनने देश के लिए कंट्रीब्यूशन दिया जी। और इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे सर हम लोग कि हम ही इस देश के निवासी हैं, हमने इस देश को बनाया है। मैंने भी कहीं पीछे सुरेंद्र जी का इंटरव्यू लिया था, वो केरल के थे, जी। तो एक कोई सांसद थे, तो उन्होंने ये कहा अपने बाइट्स में कि देश हमने बनाया, रेलवे हमने बनाया, ठीक है जी, जी। सड़कें हम बनाते हैं, जी। बहुजन बनाता है, ठीक है जी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाता है? बहुजन बनाता है। जी। और एक चीज़ आप देखो, मैं बार-बार ये कहता हूँ कि जो सफाई वगैरह की सारी व्यवस्था है, पूरे देश में, पूरे भारत में 99% कौन देखता है? भोजन का। बहुजन। जी। तो हम ये क्यों कतरा रहे हैं? आप मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ, आप एक मैसेज दो कि हम हमारे ये देश हमारा है देखिए और हमने इसको बनाया है। भारती जी, मैं इसमें एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें हमारे युवाओं का भी पूरा दोष देना सही नहीं होगा, हुँ, हुँ। क्योंकि हमारी व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई थी, मनुवादी व्यवस्था जिसको बोलते मनुवादी हैं। व्यवस्था। अगर आप हमारा शैक्षणिक जो सिलेबस देखेंगे, उसमें भी कहीं हमारे महापुरुषों का उल्लेख नहीं मिलता है। इवन दो अंबेडकर जी को भी जब मान्यवर कांशीराम जी ने आंदोलन चलाया था, उसके बाद ही भारत रत्न दिया गया। हुँ। उससे पहले के बहुजन को नहीं पता था कि भारत के संविधान निर्माता कौन है। अगर मान्यवर कांशीराम जी नहीं होते, अंबेडकर जी को वो हाईलाइट नहीं करते, तो शायद आज भी हम लोग, खुद की बात बताओ, हमने ग्रेजुएशन के बाद अंबेडकर जी को जाना। तो ये परिस्थिति है कि हमने पहले गांधी, नेहरू इनको ही जाना है, और वजह यही है कि हम लोग बहुजन मिशन को नहीं समझ पाए। आज जो देश को जो बिल्डअप करता है वो बहुजन ही है। लोहार, सुनार, कुमार, बड़ी जो भी लेंगे मतलब वो बहुजन है, हाँ जी। लेकिन उनको कहीं पर भी वैल्यू नहीं दी जाती है। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि अगर ये सिलेबसों में डालें और बहुजन मिशन को हम लोग जाने, गांव-गांव तक पहुंचाए कैडर के माध्यम से, युवाओं को इसमें आगे आना पड़ेगा, जागृति लानी पड़ेगी, और इसके लिए हम एक स्टूडेंट फेडरेशन भी अलग से बनाएंगे जो जगह जगह दूसरों को भी जागरूक करेगा, तब जाके इसमें क्रांति आ सकती है। और महिलाओं का जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही है सर, सारी बात आपकी। अभी हमारे चंद्रशेखर जी, जो हम बहुत युवा हैं जी। और हमारे संसद में अभी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। और मैंने ये देखा है कि पहली बार जब संसद में शपथ हुई, जी। तो किसी ने इस तरह से कहा कि कोई जय भीम जैसे नारे वहाँ लगे जी। और ये लगा कि हमारा कोई प्रेज़ेंटेशन, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पहुँचा है। आज तक तो जितने भी रिज़र्व के आदमी होते हैं, वो तो पीछे बैठ के अपनी सब कुछ वहाँ जो एन्जॉय करते हैं अपनी चीज़ों को, पर वो हमारी बात को नहीं रखते हैं आगे। जी। जबकि बहुत रिज़र्वेशन की भी मेरे ख्याल से 131 जी। 131 तो जी। हमारे सांसद वहाँ पहुँचते हैं। जी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ सर, जो आप सिरमौर क्षेत्र से आते हैं जी। और सिरमौर में एक अभी पीछे बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे हाटी का एक मुद्दा था जी। और सिरमौर में कई तरह के ये जातीय मुद्दे होते रहते हैं सिरमौर में। तो आपकी जो भीम आर्मी है, ये किस तरह से वहाँ ग्रास रूट पर काम करती है और पहले भी इस पर क्या किया? सर ये थोड़ा हाटी पर थोड़ा-सा बताओ दर्शकों के लिए। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हाटी शब्द है वो हाट शब्द से प्रचलित हुआ था। हाट का मतलब होता था, पहले बाजार लगती थी, वो साल में या 6 महीने में एक बार एक जगह लगती थी। अच्छा, अच्छा। जैसे रेणुका जी लगती थी या फिर विकास नगर, जिसको कि चुड़पुर बोला जाता था उस समय। तो वहां पर जो सामान लेने जाते थे वो बाजार को बोला जाता था। तो जो सामान लेने जाते थे उनको हाटी कहा जाता था।
लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो बोझ उठाने वाले लोग थे वो बहुजन दलित लोग थे। तो जो हार्ट का काम करते तो दलित करते थे, जो सामान ढोते थे, क्योंकि उनको तो उस समय पशुओं की तरह बिहेव किया जाता था। और इसके बाद जो कल्चर आज तक जितना भी जीवित है वो बहुजनों की या दलितों की वजह से है। ढोल बजाने, नगाड़े बजाने, बूढ़ी दिवाली, जितना भी कल्चर होता है वो बेस्ड ऑन द कास्ट है, क्योंकि बहुजन जो स्वर्ण समाज है उन्होंने कभी भी ये काम नहीं किया। लेकिन आज के समय में इस हार्ट शब्द को, जो हार्टी शब्द को स्पेशली जनजाति के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि कोई जाति नहीं है, ये कोई समुदाय नहीं है, ये एक टर्म है जो यूज की जाती है ना। जैसे किसी भी चीज को, जैसे फूल को पानी देने वाले को माली कहा जाता है, तो वो जात थोड़ी होगी, वो नौकरी एक पेशा है। उसी तरह से ये था, तो इसको आज जनजाति के रूप में देखा जाने लगा। और जिस बहुजन ने, दलित ने जो ये प्रथा बचा कर रखी थी, उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए हाटी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के समय में बहुजनों को वहां पे जनजातीय दर्जे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये जनजातीय होता है तो वहां पर बहुजनों के ऊपर जो शोषण हो रहे हैं और उनकी जो प्रोटेक्शन करती है एट्रोसिटी एक्ट, वो निष्क्रिय हो जाएगी। जिससे कि वहां के लोगों को, बहुजनों को ऐतराज था, दलितों को ऐतराज था, और उन्होंने सड़कों पे जो इसके लिए काम किया, आंदोलन चलाए। और चंद्रशेखर आजाद जी, जिनका आप जिक्र करें, तो स्पेशली इस मूवमेंट को उठाने के लिए शिमला भी आए थे। बहुत बढ़िया था उस वक्त। और लगता है अब क्या स्थिति है सर इसकी? एक्चुअली ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय ने इसके ऊपर स्टे लगाया हुआ है। वो तथ्यों को जांच रही है, फैक्ट जांच रही है, और अभी ये विचाराधीन उच्च न्यायालय में है। दर्शकों, आज हमारे बीच सुरेंद्र सिंह धर्मा शिलाय सिरमौर से हैं, और मैंने इनसे थोड़ी सी जानकारी भी ली है कि ये अच्छे कवि भी हैं, अच्छी कविताएं लिखते हैं। और अब इनका कंटेंट क्या है, किस तरह की कविता है, मैं चाहूँगा कि सुरेंद्र जी थोड़ा सा मुझे बताओ आप। और ये जो आप कवि की भी एक चीज़ होती है कि कवि जहाँ तक आदमी नहीं देख सकता, कैसे बोलते, जहाँ तक कि वो उनकी दृष्टि पहुँच जाती है, उनकी वो सोच पहुँच जाती है। देखिए, मैं जो ग्रेजुएशन के समय जो है हमारे को कविता लिखने का शौक चढ़ा था। अच्छा। और तब से लेकर हम समय समय पर लिखते रहते हैं। अच्छा। वैसे मेरी कविताओं में मैक्सिमम या तो विद्रोह देखने को मिलेगा, अच्छा। या फिर काल्पनिक कविताएं हम लिखते हैं, जो कल्पना के माध्यम से इमेजिन करते हैं। अच्छा। तो उसको हम लिखते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर आप लोगों के बीच, अगर थोड़ा सा दो बिल्कुल, लाइनें अगर आप। मैं 2 लाइनें, बल्कि अभी पीछे ही मैंने एक कविता लिखनी चाहिए थी, जिसमें हमने मौत के बाद का जिक्र किया था कि मरने के बाद कहा जाता है। तो पूरी तो मुझे यहाँ पे कंटस्ट अभी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मैं जरूर बता दूंगा, 2-4 लाइनें। तो मौत के बारे में हमने लिखना चाहा, मैं सोच में पड़ गया कि मौत के बाद इंसान कहाँ जाता है। तो कविता का मैंने शीर्षक दिया था, आखिर कहाँ जाएंगे हम। अच्छा, आखिर कहाँ जाएंगे? जाएंगे हम, हाँ। तो मैंने लिखा है कि आखिर हम कहाँ जाएंगे, आखिर हम कहाँ जाएंगे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। सोचा है हमने मौत को गले लगाएंगे, मौत को गले लगाएंगे। अरे मौत, ये क्या होता है? अच्छा वही जिसमें इंसान आराम की नींद सोता है। पर जब वो आराम की नींद सोता है तो उसका अपना क्यों रोता है? क्या इस रोने की आवाज में भी हम सो पाएंगे? आखिर सोचता हूं हम कहां जाएंगे। लाख जगाने पर भी ना उठे तो आखिर में जलाए जाएंगे। लाख जगाने पर भी ना उठे तो आखिर में जलाए जाएंगे। दूसरों से जलने वाले क्या उस आग की तपक को सह पाएंगे? सोचता हूं उस आग की तपन को कैसे सह पाएंगे। आखिर में हम कहां जाएंगे, आखिर में हम कहां जाएंगे। इस तरह से लिखने की कोशिश की थी हमने। बहुत बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त चीज़ है। आप बहुत, मुझे लगता है इसमें बहुत गहराई है जी। वैसे मैं ज़्यादा तो नहीं समझता हूँ कविताओं को, पर सर कोई ऐसी, कोई जिस तरह से हमारा जो सोर्स स्ट्रक्चर है, जिस तरह से हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है जी। आज, एक चेंज आ रहा है सोसाइटी में जी। कोई अगर आपने उसके ऊपर ऐसा कुछ लिखा हो? एक्चुअली मुझे भी इस बारे में कोई कंटेस्ट ज्यादा नहीं है। अच्छा। और मेरे फोन में भी कंटेंट नहीं, डायरी मेरी घर में, डायरी में इसके बारे में कभी और मुलाकात होगी तो विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बहुत बढ़िया आपका जो है ये। जी। तो सर एक मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। हमारे चंद्रशेखर जी अभी संसद पहुंचे हैं जी। और मैं कह सकता हूँ बहुत बढ़िया ओपनिंग है देश में, जी। और बहुत एनर्जी आई है देश के बहुजन के लोगों के अंदर। जी। तो आप किस तरह से देखते हैं सर, हमारा किस तरह से अभी आपको लगता है कि कोई परिवर्तन ज्यादा होगा, या उसी तरह से ये पार्टी भी रह जाएगी जिस तरह से, क्योंकि आप प्रवक्ता है पार्टी? जी जी जी। और जैसे अभी मायावती जी जो प्रीवियस में था उनका, तो देश में
बहुत ज्यादा उनका बहुजन का बोलबाला हो गया था, बाद में जी वो चीजें कहीं खो गई। जी। तो आप क्या चाह रहे हैं, इसको आगे कितना ले जाना चाहोगे आप? एक्चुअली मुझे इसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक बात याद आती है, जिन्होंने कहा था कि 21वीं सदी मेरी है, और हमें आज होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ऐसा है, बाबा साहब ने ये विचार सोच समझ के कहा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, वो दूरदर्शी थे, और उन्हें ये लगा था कि एक समय ऐसा आएगा जब बहुजन संविधान को पढ़ेगा, मेरे योगदान को पढ़ेगा, और जब मेरे योगदान को पढ़ेगा तो बहुजन क्रांति मिशन को उनके दिमाग में जो है समझ आ जाएगी कि कैसे चल रहा है। और वही आज देखने को मिला है। मान्यवर कांशीराम जी ने इसमें बहुत अच्छे स्टेप उठाए थे। हालांकि बाद में मायावती जी की वजह से वो फीका पड़ गया, लेकिन हम इसमें ये नहीं कह सकते कि मायावती जी का योगदान नहीं रहा। वो 4 साल तक यूपी जैसे बड़े स्टेट की सीएम रही है। आज जो रीजन है, युवा चाहता है कट्टर अंबेडकरवाद और सक्रियता बहुत तेज, क्योंकि युवाओं के अंदर, आपको एक बात बताऊं, एनर्जी होती है, काम करने की बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, वो इसका इस्तेमाल करना चाहता, और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आज युवा आगे बढ़ रहा है। और हमने पहले भी कहा था कि जहां युवा जाता है वो क्रांति जरूर परिवर्तन लाती है। एक्चुअली जब चंद्रशेखर आजाद जी गए तो वो एक ऐसे शहर है जो बिना संसद के भी सबसे ज्यादा उन्होंने दलित मूवमेंट को एक्टिवता से उठाया है, मजबूती के साथ उठाया, और बहुत सारे मुद्दे उन्होंने जो है दमखम के साथ उठाया, और सरकार को झुकाया भी है। वो चाहे 2 अप्रैल का भारत बंद ले लो, या दिल्ली में जो संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया था, उसमें भी सरकार को झुकना पड़ा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकारें उनके आगे झुकी हुई है, और अभी वो शहर संसद में पहुंच गया है। तो उन्होंने संसद में पहुंचते ही उन मुर्दा अनुसूचित जाति के कुछ सांसदों में, जो कहने के लिए सो अनुसूचित जाति के थे, परंतु जय भीम बोलने से भी कतराते थे, तो हमने देखा जब उन्होंने जय भीम का नारा लगाया तो 13-14 जो दूसरे मुर्दा सांसद थे, कम से कम उनमें भी प्राण आए, और उन्होंने भी जय भीम का आगाज किया। तो ये एक शुभ संकेत है कि कहीं ना कहीं क्रांति आने वाली है। परंतु हमें यह भी समझना पड़ेगा कि इस क्रांति का जो है दूसरी पार्टियां, भाजपा या कांग्रेस, भी फायदा उठाने लग रही है। आप देखेंगे कि अब उनके पोस्टरों में भी अंबेडकर जी दिखने लग रहे हैं। अब उनके जो प्रदेश अध्यक्ष बोलो, जो हमारे राष्ट्रपति जी बोलो, वो भी इसी लाइन पे चलने लगे कि दलित मूवमेंट एक तरफा ना जाए, इसीलिए वो दलितों को आगे कर रही है। जो चाहे रामनाथ कोविंद जी ले लो, या फिर इस समय हमारी राष्ट्रपति महिम जो है द्रौपदी मुर्मू जी ले लो, तो इस डगर पर वो भी चल रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी के जाने से हमें पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन जो है अब ये पूरे भारत में क्रांति आने वाली है। बिल्कुल सही है सर। आप सर, मैं आपसे एक छोटा सा बस सम अप करेंगे जी। हिमाचल के लिए सर आपकी क्या प्लानिंग है? अब नेक्स्ट जो हमारा 2027 में भी इलेक्शन भी होना है, और भीम आर्मी इसके लिए तैयारी भी कर रही होगी, तो आपकी किस तरह की योजना? देखो, हमने हिमाचल प्रदेश में भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों को देख लिया है, और दोनों ही बहुजन हितैषी नहीं है। तो हमने भी ये रणनीति बनाई है कि हम आगामी समय में हिमाचल प्रदेश में अपनी ताल जरूर ठोकेंगे, लेकिन उससे पहले हम संगठन को मजबूत करेंगे। प्रदेश के हर विधानसभाओं में और हर जिलों में हमें संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि संगठन ही पार्टी को मजबूत करती है, और पार्टी तभी मजबूत है अगर उसका संगठन जो मजबूत है, क्योंकि भाजपा तभी मजबूत है अगर आरएसएस मजबूत है। तो हमें भी इस राह पे चलना पड़ेगा, इसीलिए हम जगह जगह जाएंगे। अब हमने प्लानिंग तैयार कर ली है, हर विधानसभाओं को जोड़ना है, और विधानसभाओं से जो ब्लॉकों को, पंचायतों को हम जोड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और 27 के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन भी हिमाचल प्रदेश में ताल ठोकने के पूरा प्रयास करेगी। बिल्कुल सही है सर आपकी बात। आप हमारे चैनल पर आए, हमसे आपने बात की जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ सर, ये जो हम एक बहुजन के मीडिया को डेवलप करना चाह रहे हैं जी, कि देश में हमारा अपना बहुजन मीडिया हो जी, और हमारी अपनी आवाज़ आगे तक ले जाने की मीडिया हो, ऐसा मीडिया हो जिसको हम बार बार लोगों तक मोटिवेशन का काम भी करें जी। आपको क्या लगता है सर, ये सही ढंग से हो रही है चीजें डेवलप? बिल्कुल। एक्चुअली भारती जी, हमें इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आज के समय में जो जनता तक आवाज पहुंचाती है वो मीडिया होती है। मीडिया ने जिसको दिखाया जनता उसी को ही पसंद करती है, और बहुजनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे अपना मीडिया नहीं होता। आप देखेंगे जितने भी न्यूज चैनल है वो हमारे को कवर नहीं करते हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पीछे कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सारे नेता एक साइड, सारे विपक्षी पार्टी को नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा दिखाया गया है, बिल्कुल, लेकिन बहुजनों को हमारे को नहीं दिखाते। तो हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें सोशल मीडिया के साथ साथ अपना मीडिया भी तैयार करना पड़ेगा। और मैं सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि दूसरे चैनलों को सब्सक्राइब या फॉलो करने से बेटर है कि हमें बहुजन के जो चैनल है उनको प्रमोट करें, ताकि हमारी आवाज को जो सरकार तक आसानी से पहुंचाया जा सके। ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग है।
और इसमें सुधार होना बहुत जरूरी है। दर्शकों, हमने एक सवाल सुरेंद्र जी से भी पूछा कि जो बहुजन का मीडिया है, जो अभी हम एक मैं कह सकता हूँ तो अभी एक बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है और हमें इसकी पूरी बारीकियों का पता नहीं है, इसकी जो एक्सपर्टीज़ होती है उसका भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर बहुजन टीवी का ये कोशिश है कि हमारा मीडिया डेवलप हो, बहुजन की जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, जितने भी उनकी बात को आगे ले जाया जाए। उन्होंने अपनी बात जो है लोगों तक कैसे पहुँचेगी वो बात, वो मीडिया इसका ज़रूर बहुजन टीवी ये काम करने की कोशिश कर रहा है। दर्शकों, आपने हमारे चैनल को देखा, हमारे चैनल को सराहा। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इसकी जो जितनी ज़्यादा व्यूअरशिप होगी, उतनी हमारी बात लोगों तक पहुँचेगी। और दर्शकों, आज हमारे साथ सुरेंद्र जी थे, जो कि सिरमौर से भीम आर्मी के प्रवक्ता। पुनः इनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे चैनल पर आए और इन्होंने अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी। जी। नमस्कार सर, थैंक यू। धन्यवाद जी।